परिवार में जितने भी थे सब मेरे को मारते पीटते थे, सब बुरी नज़र से मेरे को वो करते थे। कई बार हमने कोशिश करी कि अपनी दुनिया को छोड़ के चले जाएं, पर क्या करें कि हमारे मौत नहीं थी मेरे लिए कि जो है। मेरे बड़े लड़की बीवी कहने लगी, हमें पता है एक दिन आप नाक कटवाओगे कि तुम्हारे पिताजी वहाँ मरे पड़े हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही सोचा तुमने। मैंने कहा मेरे पास एक रास्ता है। क्या? मैंने कहा 1 हफ्ते बाद बताऊंगा। 1 हफ्ते बाद में मैंने जाकर के उनके सामने एक कागज संभाल दिया। मैंने कहा लो मुक्त हो। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को जाकर के मैं डोनेट कर दी बॉडी। हमको सर्टिफिकेट दिखला दिया। मैंने कहा ये लो, तुम्हें इससे भी मुक्ति मिल गई। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। वो 2 थे, एक हुए, बच्चे के माँ बाप बने। अब 3 हुए, बच्चे में तल्लीन हुए, उठने से सोने तक उसमें ही लीन हुए। निरंतर सपने देखते थे, बच्चे में बुढ़ापे का सहारा ढूंढते थे। वक्त के साथ बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर युवा हुआ, वास्ते नौकरी, विदेश को विदा हुआ। अब वो फिर अकेले थे, अतीत को याद कर जीते थे, बुढ़ापे में सहारा ढूंढते थे। ये चंद पंक्तियां बुढ़ापे का खाका खींचती हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सन कौन सा है, शहर कौन सा है। ये एक रिवायत है जो हर पीढ़ी के माँ बाप की कहानी बनती जा रही है। अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल अगली पीढ़ी को संवारने में लगाने वाले लोगों के अंतिम दिन अपनों की बेरुखी झेलते गुजरने लगे हैं। अपनों से अपनापन नहीं मिलता, अपने सहारे से जो बुनियाद बनाई थी उसको सहारा नहीं मिलता। अपनी ही बसाई दुनिया में उन्हें उपेक्षा के दंश झेलने पड़ते हैं। जैसे जैसे समाज में शिक्षा का प्रसार हुआ है, उस हिसाब से अपने बुजुर्गों की देखभाल के प्रति संवेदनहीनता भी लगातार बढ़ी है। वे अब बोझ समझे जाने लगे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी की उम्मीद में पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, अपने कंधों पर बिठाकर दुनिया दिखाते हैं, जीना सिखाते हैं, जिंदगी के मायने सिखाते हैं। सिखाने संवारने की जद्दोजहद में बच्चे के कदम इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो अपनी बुनियाद को भी नजरअंदाज करने लगता है। आज जब तकनीक दुनिया में दूरियों को कम करने का माध्यम बनने लगी है, अपनों में यही दूरियां बढ़ाने का कारण भी बनी है। विकसित देशों में बुनियादी ढांचा तो बहुत मजबूत बन गया है। बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम की अच्छी व्यवस्था हो गई है, डॉक्टरी सुविधा भी बेहतरीन है, मगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बुजुर्गों की देखभाल के लिए सिर्फ अच्छे फर्श और नई दवाओं से काम नहीं चलता। उन्हें तो अपने परिवार का सहारा चाहिए, जिसे कभी खुद उन्होंने अपने सहारे से खड़ा किया था। आज की जिंदगी भाग दौड़ की जिंदगी है। इसका पूरा असर रिश्तों की बुनावट पर भी पड़ा है। काम के घंटे अनियमित हैं। अधिकतर लोगों को नौकरी करने के लिए अपनी जमीन, अपने समाज से दूर जाना पड़ता है। इससे दुनिया के बारे में लोगों की जानकारी तो बढ़ी है, लेकिन अपनी जड़ों से कटाव भी हुआ है। इसी कटाव का असर पड़ा है आपसी रिश्तों की गहराई पर। इस खिंचाव ने परिवार की इकाई का माप और छोटा बना दिया है। उसमें पिछली पीढ़ी के लिए सम्मानजनक स्थान नहीं रह गया है। संयुक्त परिवारों का चलन तो अब रहा नहीं। इसके कुछ अपवाद अगर कहीं दिखाई भी पड़ते हैं, तो वहां भी बुजुर्गों के एकाकीपन के मामले अब बिरले नहीं रह गए हैं। पहले जो सामाजिक दबाव बुजुर्गों के हितों की पहरेदारी करता था, अब वो भी व्यक्तिगत सीमाओं में बंधने लगा है। गांव में परिवार और समाज का आपसी ताना बाना पूरी तरह टूटा नहीं है, लेकिन कस्बों और शहरों के अपार्टमेंट की सीमाओं में बुजुर्गों की हैसियत अब और सिमट चुकी है। दुनिया में वृद्धों की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है। भारत को अभी युवाओं का देश माना जाता है, लेकिन कुछ दशकों में यहाँ भी बुजुर्गों की संख्या में खासी बढ़ोतरी होगी। ऐसे में समाज में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई भूमिका तय करनी होगी। कवि दुष्यंत ने तलखी भरी दास्तान को अपनी कलम से उकेरा है। लगने लगा है बिस्तर दालान में, बूढ़े के लिए अब नहीं कमरा मकान में।
दी थी जिन्हें ज़बान वो जवान हो गए, कहते हैं लगा लीजिए ताला ज़बान में। रोटी बची है रात की सालन नहीं बचा, देकर गई है बेगम कहकर ये कान में। जान उनके जिस्म से जब निकल गई, बेटे ने मकबरा बनाया है शान में। सुरेंद्र मोहन गौतम भारतीय सेना के रिटायर्ड जवान हैं। 1985 में फौज की नौकरी से रिटायर हुए। तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि नौकरी से रिटायर होने पर परिवार भी उन्हें रिटायर कर देगा। उनके बच्चों का आशियाना दिल्ली की दहलीज पर है। यहीं पर अपनी जिंदगी की शाम सुख चैन से गुजारने का सपना उन्होंने देखा था। उन्होंने 4 बेटे और 1 बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। अपने भरे पूरे परिवार पर उन्हें गुमान था। उम्मीद की यही डोर थामे हुए सुरेंद्र दिल्ली पहुंच गए। कुछ दिन तो आराम से गुजरे, लेकिन धीरे धीरे एक असलियत उजागर होने लगी। जब तक मेहमान जैसे थे, अपने बच्चों को बोझ नहीं लगे। कौन बेटा किसका बेटा? बच्चा छोटा होता है, बाप उसको गोद में लेकर के बैठा हुआ है, कौवा आता है, बच्चा पूछता है पापा ये क्या है? कहता बेटा कौवा है। दोबारा फिर पूछता है पापा ये क्या है? बेटा कौवा है। वो 100 बार पूछता है क्या है? बेटा कौवा है। और जब वही बाप बूढ़ा हो जाता है और वो बेटा जवान हो जाता है, कोई घर में बात चल रही होती, वो किस्सा होता है, पूछता है अरे क्या हुआ भाई? अरे बैठ ना, तुझे क्या लेना है? रोटी खाया करो, आराम करा करो, तुम्हें क्या लेना है? उसने 100 बार पूछा, 100 बार बताया। और इसने 1 बार पूछा क्या हो रहा है भाई, क्या परेशानी है? रोटी खाया करो, आराम किया करो। धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लगा जिसे सुरेंद्र का स्वाभिमान बचा नहीं पाया। आजकल सुरेंद्र का डेरा दिल्ली में मोरी गेट के पास रैन बसेरे में है। दुश्मन की गलियों का सामना करने वाले सुरेंद्र अपनों की बेरुखी से रूबरू हो रहे हैं। अपनी तो आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, और उनको ही शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, और कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया। कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, और उस पर भी कयामत है कि हम कुछ नहीं कहते। मजबूर बहुत करता है ये दिल तो जुबां को, लोगों की इनायत है कि हम कुछ नहीं कहते। अपनी तो आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, और उनको ही शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते। कुछ लोग दर्द को पीना जानते हैं और कुछ दर्द को बाहर निकालना जानते हैं। मैंने तो अपने जीवन में एक ही चीज सीखी है, पालता हूं दर्द को पाला है अब तक। अभी भी वही जुनून है दिमाग के अंदर। फौज में उन्हें हार नहीं मानने की ट्रेनिंग मिली है। सुरेंद्र टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत होकर उठ खड़े हुए। तनवीर सच तो यह है कि जब जान पर पड़े, तनवीर सच तो यह है कि जब जान पर पड़े, भरपूर जंग लड़ती है बिल्ली भी शेर से। मर्द उसको कहते हैं कि शेर ने बिल्ली के ऊपर झपट्टा मार दिया है, लेकिन जंग लड़ रही है, आखिरी दम तक लड़ रही है। मैं आपके विचारों से सहमत नहीं। खुदकशी क्यों करें हम? खुदकशी वो करें जिन्हें करनी है। हम जिंदा रहने के लिए आए हैं दुनिया में, कुछ करने के लिए आए थे, कुछ करते रहे, कुछ आगे भी जब तक जिंदा है करते रहेंगे। खुदकशी तो कौन डरपोकों का होता है। अब इनकी दिनचर्या इस बसेरे से शुरू होती है और शाम को आकर इसी बसेरे पर खत्म हो जाती है। सुबह होते ही अपनी झोली समेटकर चल पड़ते हैं पास के इस मंदिर में। हनुमान के इस छोटे से मंदिर में पुजारी के तौर पर काम करते हैं। किसी के घर में हवन या कर्मकांड कराना हो तो वहां चले जाते हैं। अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिंदगी आराम से काट रहे हैं। अब खाने पहनने का दुख नहीं, लेकिन कुछ तो है जो दिल को अंदर तक टीसता है। दुख जब ज्यादा हो जाए तो वहीं दवा का काम भी करने लगता है। सुरेंद्र के लिए ये दुख उनका मर्ज बन गया है। कुछ लोग दर्द को पीना जानते हैं और कुछ दर्द को बाहर निकालना जानते हैं। मैंने तो अपने जीवन में एक ही चीज सीखी है, पालता हूं दर्द को पाला है अब तक। अभी भी वही जुनून है दिमाग के अंदर। नहीं है कि हमारे
अनिल जी जैसे ऐसी ऐसी बातें कहते हैं तो मुझे बड़ा कोफ्त होता है इन लोगों के ऊपर कि जिंदगी भर एक योद्धा की तरह लड़ते रहे और अब जब समय समाप्त होने को आया है तो हथियार गिरा दिए। हथियार गिराना हमारा काम नहीं। अनिल की कहानी भी सुरेंद्र से थोड़ी अलग है, पर क्लाइमैक्स सुरेंद्र जैसा ही है। छुटपन में माँ बाप का साया सर से उठ गया, लेकिन बड़े भाई का सहारा था। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में जिंदगी अच्छी कट रही थी। भाई की शादी के बाद कहानी बदलने लगी। एक दूर के रिश्तेदार के कहने पर दिल्ली पहुंच गए। उस रिश्तेदार को अपनी दुकान में एक मददगार की जरूरत थी। अनिल ने मेहनत की, 1 से 2 दुकानों तक कारोबार बढ़ गया। अनिल की उम्मीद थी कि जवानी में जिस रिश्तेदार की मदद उन्होंने की वो उनके लिए बुढ़ापे की बैसाखी बनेगा, लेकिन बुढ़ापे ने उन्हें बोझ बना दिया। इतना प्यार यहाँ पर संस्था से हमको, इतना प्यार हमको अपने परिवार, अपने खून से इतना प्यार नहीं मिला। सिवाय वहीं से शिफ्ट होकर के सिवा हमको वहाँ से घर सब कुछ मिला नहीं। सारी ज़िंदगी मैंने उनके पीछे तबाह कर दिया। आखिरी सिला हमको बहुत मिला। बेआसरा होकर रिश्तों का मूल पता चला। अब कहते हैं कि अपना कोई नहीं, सब स्वार्थ के धागे से बंधे हुए हैं। जब तक कमा के देते रहे तब तक चाचा रहे। हाथ ने साथ छोड़ा और अपनों ने रिश्ता तोड़ा। चाचा से बूढ़ा पर आकर जिंदगी की गाड़ी रुक गई। अब इस गाड़ी को खुद अपने बूते खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का नतीजा है फुटपाथ की ये दुकान, जहां वो छोटा मोटा सामान खरीदकर बाजार से लाते हैं और इस पटरी पर बेच देते हैं। ये में सिर्फ हमको ठोकर के सिवा कुछ नहीं मिला। प्यार हम जानते नहीं प्यार होता क्या है, अपनों का अपनापन होता क्या, मैंने आज तक देखा ही नहीं अपनापन होता क्या है। जब से मैंने अपने पैर पे खड़े हुए तब से जो है मेहनत ही करते हुए अपने को पाया है। और आज भी मेहनत कर रहे हैं। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी भीख नहीं मांगी, कभी चोरी नहीं करी, कभी कोई गलत काम नहीं किया मैंने। हर नशे से, हर चीज़ से बचे हुए 10 साल की उम्र से मैं मेहनत कर रहा हूँ। आज मेरी 71 साल की उम्र हो रही है। अब हमसे काम होता नहीं है। यही एक सहारा है हमारा रोटी खाने का, और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। इस रैन बसेरे में कुछ और भी बुजुर्गों से मुलाकात हुई। सबकी कहानी एक जैसी। सबका अपना घर बार है, परिवार है, जिसे इन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिनों में सींचा था। लेकिन आज ये फिर से अपना बोझ उठाने को खड़े हुए हैं। बुजुर्गों की देखभाल के लिए कानून बनते हैं, जिम्मेदारी तय की जाती है, लेकिन हर घर की चारदीवारी में जो उपेक्षा के दंश छिपे हैं, उन्हें चुभने से कैसे रोका जा सकता है। मनपसंद शादी करने के खिलाफ समाज जान लेने की हिमायत करने लगता है, पर जीते जी मार देने की कोशिश को समाज नजरअंदाज कर देता है। मानवीय मूल्यों से जुड़ी हुई बातें हैं। इसको अगर बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करें तो शायद इसकी गहराई हमें मालूम चल पाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कोई भी व्यक्ति है अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे होते हैं। इसको अंग्रेज़ी में हम लोग लास्ट फेज ऑफ लाइफ कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम चरण में चलता है और उस दौरान उनके जीवन में बहुत तरीके के शारीरिक बदलाव आते हैं, बहुत तरीके के मानसिक स्तर पे बदलाव आते हैं, जिसमें एक तरीके का चीज़ ये होता है कि अब देखोगे कि उनके बिहेवियर में एक रिजिडिटी आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी का थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि परसेप्शन, नज़रिया, दृष्टिकोण, आपका देखने का दृष्टिकोण किसी चीज़ का बहुत डिफरेंट है, हमारा किसी चीज़ को देखने का दृष्टिकोण बहुत डिफरेंट है। तो वैसी स्थिति में दोनों चीज़ों के बीच में जो सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, दो जनरेशन के बीच में जो सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, वो सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है और अक्सर घरों में क्लेश होना शुरू हो जाता है। इन लोगों की जिंदगी के टुकड़े बिखर चुके हैं। जिनके शरीर में दम है वो खांसते हुए ही सही, लेकिन एक बार फिर योद्धा की तरह जीवन के रण में संघर्ष में कूद पड़ते हैं। झुर्रियों की गहराई, बूढ़े शब्द दुनिया देख चुकने की गवाही दे रही है। भविष्य मटमैला और जर्जर है। जीवन के इस सच को भुगतने के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या ये आज की पीढ़ी का भविष्य नहीं? क्या कुछ दशक बाद ये आज की पीढ़ी की कहानी नहीं होगी?
इतना सब सुनने के बाद क्या अपनी बुनियाद को सुरक्षा देने को हम अपनी प्राथमिकता बना पाएंगे? परिवार में जितने भी थे सब मेरे को मारते पीटते थे, सब बुरी नज़र से मेरे को वो करते थे। कई बार हमने कोशिश करी कि अपनी दुनिया को छोड़ के चले जाएं, पर क्या करें कि हमारे मौत नहीं थी मेरे लिए कि जो है। मेरे बड़े लड़की बीवी कहने लगी, हमें पता है एक दिन आप नाक कटवाओगे कि तुम्हारे पिताजी वहाँ मरे पड़े हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही सोचा तुमने। मैंने कहा मेरे पास एक रास्ता है। क्या? मैंने कहा 1 हफ्ते बाद बताऊंगा। 1 हफ्ते बाद में मैंने जाकर के उनके सामने एक कागज संभाल दिया। मैंने कहा लो मुक्त हो। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को जाकर के मैं डोनेट कर दी बॉडी। मैं हमको सर्टिफिकेट दिखला दिया। मैंने कहा ये लो, तुम्हें इससे भी मुक्ति मिल गई। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों का सच मान लें तो वृद्ध लोगों की संख्या आने वाले समय में करीब 6 करोड़ 5 लाख से बढ़कर 2 अरब हो जाएगी। अगर हम भारत की बात करें तो अभी वर्तमान में भारत में वृद्ध लोगों की संख्या 16 करोड़ है, जो बढ़कर 2050 में 30 करोड़ हो जाएगी। बुढ़ापे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिंता का एक और कारण ये भी है कि 60 साल की उम्र या उससे ऊपर की उम्र के लोगों में वृद्धि की रफ्तार 1980 के मुकाबले 2 गुनी से भी ज्यादा है। 80 वर्ष से ज्यादा की उम्र वाले वृद्ध लोगों की संख्या 2050 में 3 गुना हो जाएगी। अगले 5 वर्ष में ही 65 साल से ज्यादा के लोगों की तादाद 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की संख्या से ज्यादा होगी। अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो बुढ़ापा कई तरह से उम्र का एक संवेदनशील दौर है। इस दौरान यानी 50 साल की उम्र के बाद शरीर में कई तरह के क्रियात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। इस दौरान शरीर के गुर्दे, जिगर और फेफड़ों की कार्यक्षमताओं में कमी आ जाती है। आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता, याददाश्त आदि कमजोर होने लगती है। वृद्ध होते व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता भी घटने लगती है। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे बुजुर्ग लोग रोज रूबरू होते रहते हैं। तब ये सवाल मन में उठता है कि आखिर इस तरह की परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं? क्या हम विकसित होते समाज के दौर में कहीं अपना कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? क्या बदलाव के नाम पर इस तरह की संस्कृति का पोषण सही है? हमें ये देखना है इस पहलू पे, इस महत्वपूर्ण विषय को देखने के तौर पे हम देखते हैं कि घर से बाहर निकलना या घर में जगह नहीं मिल पाना ऐसे लोगों का अपने आप में साइलेंट किलिंग है। इसको हम मान सकते हैं, ये मीठा जहर के समान आपको मृत्यु के गोद में पहुंचा देता है। और ऐसे हज़ारों के तादाद में दिल्ली शहर में लोग हैं जो सड़कों पे बाध्य हैं रहने के लिए। बहुत अच्छे घरों के लोग हैं। मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से अगर इस पूरे विषय को समझाने की कोशिश करूं, एक व्यक्ति जो ट्रिपल एम में है दिल्ली विश्वविद्यालय से, 3 विषयों में स्नातकोत्तर की उपाधि धारण करते हैं, बड़े अच्छे वकील रहे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे दिल्ली शहर में कहीं SHO हैं। घर में एडजस्टेबिलिटी नहीं हो पाई उनकी, वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने आप को सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, या परिवार के लोग उनके साथ नहीं कर पा रहे हैं। दोनों तरीके की बात को कहें अगर हम, तो उसमें हम देखते हैं कि आज के डेट में वो गलियों सड़कों और अलग अलग आश्रय गृहों में भटकने को बाध्य हैं। कई बार हमने उन्हें देखा अपने सर पे
वो शादी पार्टियों का जो लाइट होता है उसको उठा के ले जाते हुए। तो ये स्थिति है जो प्रैक्टिकली में हमें ज़मीन पर दिखाई देती है। इसमें कोई ये नहीं है कि एक गरीब व्यक्ति ये सड़क पे है, बहुत अमीर घराने के लोग भी सड़क पे हैं और बाध्य हो रहे हैं रहने के लिए। ऐसा नहीं है कि इस दिशा में सरकारी प्रयास नहीं हुए हैं। सरकार ने वृद्ध लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं भी चलाई हैं। उनमें से रिवर्स मॉर्टगेज प्लान और पेंशन स्कीम हमारे सामने है। एक नज़र डालते हैं कि क्या है रिवर्स मॉर्टगेज प्लान और पेंशन प्लान। उन्हें मकान के बदले दी जाएगी रकम। 62 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। मकान के कागजात मालिक के नाम ही होगा। बैंक एक निश्चित समय के बाद लोन देना बंद कर देगी। वृद्ध व्यक्ति का उत्तराधिकारी ऋण चुकाकर घर वापस ले सकता है। बैंक ये मकान तभी बेचेगा जब उसका दावा करने वाला कोई नहीं हो। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन प्लान जैसी सुविधाएं भी हैं, लेकिन इस स्कीम का भी हाल बुरा है। शहर की अगर बात करें, दिल्ली शहर की बात करें, यहाँ पे 3 तरीके के ऐसे पेंशन्स का प्रोविज़न सरकार कहती है कि हमने किया है, जिसमें एक प्रकार का पेंशन जो केंद्रीय सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री के तहत है, दूसरे प्रकार का पेंशन की व्यवस्था दिल्ली सरकार अपने स्तर पे करती है, और तीसरे प्रकार की पेंशन की व्यवस्था एमसीडी के तहत उनका जो अपना सोशल वेलफेयर विंग के तहत है वो करने की कोशिश करता है। बट इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, और वो इम्प्लीमेंटेशन उस समय और भी ज़्यादा मुश्किलात लेकर के आ जाता है जब ये लोग सड़क पे आ जाते हैं, क्योंकि ये पेंशन और इनका पहचान दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य में आना चाहिए। अगर एक व्यक्ति को हम पेंशन के साथ जोड़ना चाहते हैं, सरकारी योजनाओं के तहत जोड़ना चाहते हैं, जब तक वो व्यक्ति अपने आप का और अपनी आइडेंटिटी को प्रूव नहीं करेगा कि मैं फलाना ABCD हूँ, तब तक वो किसी भी सरकार के योजनाओं के साथ नहीं जुड़ सकता। तो अब एक व्यक्ति घर से बाहर हो गया है, उनके घर वाले उनको रखने को तैयार नहीं है, सड़क पे अपना जीवन व्यतीत कर रहा, वैसी स्थिति में वो कैसे सरकार के साथ पहुँचे? गैर सरकारी योजनाओं, गैर सरकारी संस्थाओं को और सरकार के अन्य संस्थाओं को भी इनको पेंशन मुहैया कराने में तमाम प्रकार के दिक्कतों का सामना रोजाना के स्तर पे करना पड़ता है। अगर हम वृद्धाश्रम की बात करें तो 1998 में कुल 728 ओल्ड एज होम थे। उनमें से 547 के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध है। इनमें से 325 ओल्ड एज होम फ्री में उपलब्ध थे, जबकि 95 घर रेंट पर उपलब्ध थे। करीब 278 ओल्ड एज होम वृद्ध रोगियों के लिए हैं, जिसमें से 101 सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। केरल में देश के सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम हैं, जिनकी संख्या 124 है। ऐसा नहीं है कि इसका समाधान नहीं है। मुझे लगता है इस धरती पे जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सफरिंग है, तो उस सफरिंग से वापस फिर से जीवन में स्थापित होने के लिए तमाम प्रकार के समाधान भी मौजूद हैं। लेकिन अगर समाधान को हम एक प्रक्रिया के तौर पे देखें, समाधान को अगर एक तरीके से हम क्रियान्वित करने की कोशिश करें सहभागिता के साथ, तो शायद हम परिणाम तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, और तब हमें परिणाम दिखेगा सड़क पे। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर बात करें दोनों चीज़ों को अगर आकलन करने की बात करें, तो हम आकलन करके देखते हैं कि हमने प्लान किया, लेकिन हमने ये प्लान ही नहीं कर पाए कि ऐसा भी हालात हो सकता है उम्र के इस पड़ाव पे जाकर के आदमी को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हमने प्लान किया, लेकिन हम उनको उस प्लान के बीच में नहीं बिठाए जिनको इसकी ज़रूरत थी। तो जब उनकी इच्छा और उनका विश अगर हमें नहीं मालूम चलेगा कि क्या करना चाहते हैं, और अपनी बात और अपनी वकालत तो बहुत मजबूत और पुख्ता तरीके से वो कर सकते हैं, तो उनको हमने कहीं नहीं इन्वॉल्व किया। इसके कारण से हम देख रहे हैं कि अल्टीमेटली जो प्लानिंग किया गया वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे फ्लॉप होता चला जा रहा है, और फिर उस फ्लॉप को भरने के लिए हम लोग जैसे कुछ कवायद करना शुरू करते हैं कि नहीं, इनको पहले आइडेंटिटी के साथ जोड़ो, फिर एक बार आइडेंटिटी मिल जाती है तो फिर इनका बैंक के साथ अकाउंट खोलो, बैंक में अकाउंट खुल जाता है तो फिर इसको मिनिस्ट्री के साथ अप्रोच करो कि भैया ये सारे लोग हैं, और इन लोगों को आप फिर अगर इस योजना के साथ नहीं जोड़ते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में चले जाएंगे, और समाज और इस सोसाइटी का सबसे मोस्ट वनरेबल कम्युनिटी के तौर पे अपने आप को गिनवाने को बाध्य करेंगे। बुजुर्गों की इस हालत पर पीके अश्क की कविता अनायास ही याद आ जाती है।
चढ़ते सूरज की सलामी सबको मिलती है। अगर गर्दिश में हो तो कोई पानी नहीं देता। जवां जिस्मों की राहों में सभी पलके बिछाते हैं, कोई बेबस बुढ़ापे को सहारा क्यों नहीं देता। दौलत के धागों में बंधे हैं सब रिश्ते, मुफलिस की मैयत को कोई कांधा नहीं देता। न कर इंसाफ की बातें जहां मुजरिम ही मुंसिफ है, यहाँ सच्चे लोगों को कोई जीने नहीं देता। पी पी के अश्क आज तक जीता रहा हूं मैं, इस प्यासे को कोई नीर भी नहीं अब पीने नहीं देता।